हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन निकला है, वैकेंसी निकला है, उसके ऊपर सब ने उस वीडियो को देख लिया। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हो, फिर आके ये सेशन देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। बहुत सारा वैकेंसीज निकला है, ठीक है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी को फोकस में रखते हुए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सेट, और आज है सेट 3। इससे पहले 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, 25-25-50 क्वेश्चन डिस्कस हम कर चुके हैं। आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आगे वाला सेशन अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक इधर ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख लेना ज़रूर। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना, क्योंकि आगे भी इस एमसीक्यू के ऊपर और भी बहुत सारा सेशन आने वाला है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कौन से लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, हुक्स लॉ या फिर पास्कल्स लॉ। कौन से लॉ के ऊपर जो स्प्रिंग बैलेंस है वो काम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर ये स्प्रिंग बैलेंस काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है ब्लड में, उसका मेन पर्पस क्या है ब्लड में। न्यूट्रिएंट्स कैरी करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, ऑक्सीजन कैरी करना या फिर स्ट्रेंथ देना। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है कॉम्बैट विथ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जब होता है उसके साथ फाइट करना ही होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर WBC का मेन पर्पस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मतलब हम जो खाना खाते हैं ना ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कौन से फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, ये तुमको बताना है। ऑप्शन ए देख लो इंसुलिन, फिर आता है ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोजिया। कौन से फॉर्मेट में ये ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो उस तरीके से स्टोर नहीं होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, फिर जाके बॉडी में स्टोर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर का डेंसिटी कौन से टेम्परेचर में मैक्सिमम होता है, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 4 डिग्री या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये शायद सभी को पता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। 0 डिग्री मार्क नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, और ये सब भी गलत है, तो 4 डिग्री ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ हेल्दी फ्रेश वाटर, क्या बोल रहा है, देखो एक हेल्दी फ्रेश वाटर फिश को अगर सॉल्ट वाटर में डाल दिया जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाएगा। फिश डिहाइड्रेटेड होकर मर जाएगा, फिश ब्लोट होकर मर जाएगा, फिश को फंगल या फिर बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा, या फिर कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा, जो फिश है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और मर जाएगा। डिहाइड्रेटेड होकर मर जाएगा फिश अगर फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में डाला जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है वो सॉल्ट वाटर से कम होता है। वो सॉल्ट वाटर का जो डेंसिटी होता है उससे फ्रेश वाटर का डेंसिटी कम होता है। तो क्या होगा, जो फिश है उसके बॉडी से पानी निकाल के इस साइड जाने लगेगा। इससे क्या होगा, फिश का जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और वो मर जाएगा। क्लियर है। और ये जो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाने वाला प्रोसेस है इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ये अगर उल्टा होता तो जाके फिश ब्लोट हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेटेड होगा क्योंकि बाहर ज़्यादा डेंसिटी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। द लॉ विच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का जो मोशन है वो कौन से लॉ के द्वारा समझाया जाता है। न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ या फिर एवोगाड्रोस लॉ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के द्वारा जो प्लैनेट्स का मोशन है उसको समझाया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केपलर्स लॉ। क्लियर है, आगे चलते हैं।
मोटर स्किल्स, जो मोटर स्किल्स होते हैं ह्यूमन का, वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट्स के साथ का एसोसिएटेड होता है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब या फिर ऑसिपिटल लोब? तो ये देखो, जो मोटर स्किल्स होते हैं वो फ्रंटल लोब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। टेम्पोरल लोब के साथ क्या एसोसिएटेड होता है? जो हियरिंग का पावर है, हियरिंग जो है वो टेम्पोरल लोब के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब ईयर के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑसिपिटल लोब से क्या होता है? ऑसिपिटल लोब से हम देख सकते हैं, हमारा जो विजन है उसके साथ ऑसिपिटल लोब कनेक्टेड होता है, आईज के साथ। और पैराइटल लोब क्या करता है? जो हम टास्क करते हैं इसको संभालता है पैराइटल लोब। क्लियर है? और फ्रंटल लोब क्या करता है? फ्रंटल लोब मोटर स्किल्स संभालते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, या फिर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी लिक्विड का क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हीट होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होता है, वो जब ट्रांसफर होता है तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। क्लियर है? एक सर्टेन हीट के वजह से ये चेंजेस होता है, लेकिन जब वो हीट ट्रांसफर होता है उस वक्त जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which enzyme is present in all members of animal kingdom except protozoa? कौन सा एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सारे एनिमल किंगडम के मेंबर्स में प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़ के? ऑप्शन देख लेते हैं, इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन एंड एमाइलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटोजोआ में नहीं देखा जाता, बाकी सारे एनिमल किंगडम के मेंबर्स में देखा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। हीलियम बोल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है डीप सी डाइवर्स के, उनके जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज इट इज लेस पॉइजनस देन नाइट्रोजन, लाइटर देन नाइट्रोजन, रेडिली मिक्सेबल विथ ऑक्सीजन, या फिर लेस सॉल्यूबल इन ब्लड एट हाई प्रेशर देन नाइट्रोजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, लाइटर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से लाइटर है इसलिए इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में डाला जाता है नाइट्रोजन के जगह। लेस सॉल्यूबल, ये वाला पॉइंट भी सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ नहीं जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाइटर देन नाइट्रोजन, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लाइटर होने की वजह से ही हीलियम को ऑक्सीजन सप्लाई में डाला जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेरिलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड व्हिच एसिड? इथिलीन ग्लाइकॉल और कौन से एसिड के पॉलीमर है टेरिलिन? बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, थैलिक एसिड या फिर टेरिप्थैलिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टेरिप्थैलिक एसिड। टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल, टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल, दोनों को मिला के क्या बनता है? दोनों से क्या बनता है? टेरिलिन बनता है। क्लियर है? इन दोनों के रिएक्शन से ही ये टेरिलिन बनता है। चलो आगे देखते हैं। Which cell organelle is site of photosynthesis and also contain chlorophyll? कौन कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोलस? ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, और क्या होता है पता है, इजी क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादा गलती करके आता है। तो एक्साइटेड मत होना, क्वेश्चन को देख के ध्यान से पढ़ के आंसर देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। What are the components responsible for acid rain? एसिड रेन कौन से कंपोनेंट्स की वजह से होता है? नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स? इसमें से कौन से कंपोनेंट की वजह से एसिड रेन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन दोनों जो कंपोनेंट है इन्हीं के वजह से एसिड रेन होता है। क्योंकि एसिड रेन में देखो, एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन में मेनली सल्फर H2SO4 देखा जाता है, HNO3 देखा जाता है, ये मेनली आ जाता है एसिड रेन में, ये क्रिएट हो जाता है पानी के साथ घुल के, ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से ये क्रिएट हो जाता है, और नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड
नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, उससे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये सब क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जियोलाइट? जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, डिहाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट या फिर डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट। याद रखना, जियोलाइट बोला जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट को। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जहाँ पे एक बॉडी का, जिस पॉइंट पे एक बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? डेड सेंटर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मोशन। तो इसको क्या बोला जाएगा? मास सारा कॉन्सेंट्रेट होता है तो इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर डू इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिसाइड? इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ पर देखा जाता है? एक कंडक्टर में, चार्ज्ड कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ पर रहता है? एट द कोर पोजीशन, पूरे बॉडी में देखा जाता है, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ रहेगा, या फिर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटर सरफेस में देखा जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा किसी चार्ज कंडक्टर में तो वो चार्ज आउटर सरफेस में ही देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये एफ होगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। कौन से पार्ट को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन, जो कि ब्रेन के पीछे के हिस्से में होता है। और सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का काम होता है बॉडी में बैलेंस बनाना, बॉडी बैलेंस बनाना सेरिबेलम का मेन काम होता है। क्लियर है? याद रखना, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, सेरिबेलम बॉडी बैलेंस कंट्रोल करता है, ब्रेन के पीछे के हिस्से में जो होता है, जिसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशन का जो कलर है वो ब्लू दिखता है सनलाइट जब उस पर गिरता है। क्यों? किसके वजह से? रिफ्लेक्टेड के वजह से। जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, डिफ्रैक्ट होता है या फिर स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। जब ओशन के पानी में सनलाइट गिरता है तो वो सनलाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है, इसके लिए हमें जो कलर है वो ब्लू नज़र आता है। क्लियर है? Which of the following is not true about एक्सरेस? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा गलती होता है। यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ट्रू। Which of the following is not true about एक्सरेस? ऑप्शन देख लेते हैं। हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है। एक्सरे लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है। एक्सरे को रिफ्रैक्टेड किया जा सकता है। एंड एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। एक्सरे लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है, एक्सरे को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टेड भी किया जा सकता है, और फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो गया? ये वाला गलत हो गया, मतलब यही हो जाएगा आंसर। व्हिच वाज इन नॉट ट्रू? ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। लो पेनिट्रेटिंग पावर नहीं है, एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, याद रखना, चारों पॉइंट याद रखना एक्सरे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस कौन देता है? जिंक, लेड, कार्बन या फिर टीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन ही स्टेनलेस स्टील को हार्ड करने में काम आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, इसको छोड़ो। व्हिच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग? कौन सा लोब ह्यूमन ब्रेन का एसोसिएटेड है हियरिंग के साथ? सुनने में कौन सा लोब हेल्प करता है? तो ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है? टेम्पोरल लोब सुनने में हेल्प करता है। क्लियर है? बाकी पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसका क्या फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें से नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उसमें से कौन है जो केरला के कोस्ट में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करता है? प्लूटोनियम, जिंक, थोडियम या फिर रेडियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थोडियम। देखो यार, ये जिंक तो बेकार का ऑप्शन है क्योंकि जिंक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये यहाँ में से बाकी तीनों रेडियो एक्टिव है और उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा थोडियम। थोडियम जो है वो केरला के कोस्ट में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर है? कौन से मॉस्क्यूटो जीका वायरस को कैरी करता है? जीका वायरस का कैरियर कौन सा मॉस्क्यूटो है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एडिस मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस या फिर क्यूलिसेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा एडिस मॉस्क्यूटो। एडिस मॉस्क्यूटो जो कि डेंगू का भी कैरियर है। डेंगू भी जिसके थ्रू फैलाता है वो एडिस मॉस्क्यूटो ही जीका वायरस को भी लेके जाता है। जीका वायरस को भी कैरी एडिस मॉस्क्यूटो ही करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोडियम। थोडियम का सबसे बड़ा रिजर्व कौन से देश में है? इंडिया में है, चाइना में है, यूएसए में है या फिर फ्रांस में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा देश इंडिया। थोडियम का जो बिगेस्ट रिजर्व है वो इंडिया में ही देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या फिर सोडियम सिलिकेट? और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम लोगों मुझे कमेंट में दोगे। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में दोगे कि क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। देखते हैं कौन कितने लोग सेशन को अच्छे तरीके से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं। जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उन्हीं को पता चलेगा इस क्वेश्चन के बारे में कि ये होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है सामने। फेज़ 1 का जो है वो सिटी भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है, एडमिट भी रिलीज़ हो जाएगा। फेज़ 1 का डेट पता है ना? फेज़ 1 का डेट है 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक। ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 का जो डेट है वो भी आना स्टार्ट हो गया है, कौन से सिटी में कब एडमिट ये भी आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सारे लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।